प्रिय छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्र, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे देखिए, हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसे कहते हैं हम मौलिक विद्युत या बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करेंगे? देखो, हमें पूरा जितना भी हमें लेक्चर पढ़ना है, ठीक है, उन सब लेक्चर में हम बात करेंगे करंट की ही, इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे आएंगे तो वहाँ भी हम कुछ गतिविधियों को ध्यान देंगे। ये सारी चीज़, चाहे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही कण है। उसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसे कहते हैं मूल कण। वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पहला लेक्चर होने के नाते हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? परमाणु संरचना का। ठीक है ना। हम ये जानेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, ये एक चीज देखिएगा। देखिए बेटा, जो TG2 की आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे UPRV UNL की तो आ चुका है ना, फॉर्म भरा भी जा चुका है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आने वाला एग्जाम है वो है UPPCL, जिसकी कई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना। तो हमारी कोचिंग यूथ इंजीनियर्स एकेडमी ने, कहने का मतलब, अगर आप यूथ इंजीनियर्स एकेडमी इस नाम से अगर आप प्ले स्टोर पे एक ऐप सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके अभ्युदय बैच को देखिएगा, फोल्डर बना होगा अभ्युदय बैच। उस बैच को ज्वाइन करिए। उस बैच के ज्वाइन करने करने से आपको टेक तथा नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस को कवर किया गया हिंदी माध्यम से। ठीक है। अच्छा, तो ये देख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल, या जिसे हम कहते हैं जनरली लोग बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल या मौलिक विद्युत, लेक्चर नंबर 1। चलो भैया बात करते हैं। पहली चीज ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था? विद्युत और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है सारी गतिविधियों का? वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी के बारे में, यानी कि पहले हमें परमाणु संरचना के बारे में जानना है। उससे पहले पहले जान लेना होता है क्या पदार्थ क्या होता है। देखो बच्चा, पदार्थ जिसे कहते हैं मैटर। पदार्थ किससे बने होते हैं बेटा? कई छोटे छोटे कण, जिसे क्या बोलते हैं? अणु। कई अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। और अणु किससे मिलते हैं? जब कई परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अणु। यानी कि सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? आपका परमाणु। हाँ, इसमें देखेंगे, इसमें परमाणु में भी और एलिमेंट पाए जाते हैं, उसकी बात अभी करते हैं। देखिए, पदार्थ किससे बनेगा? अणु से। अणु किससे बनेगा? परमाणु से। अब बात कर लें पदार्थ की। किसे कहते हैं पदार्थ? देखिए, वह चीज जिसका कुछ भार हो। ठीक है। कहीं रखें तो वो जगह यानी कि स्पेस को घेरे, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? पहला, ठोस। ठोस जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। फिर आपका होगा द्रव, जिसे कहते हैं लिक्विड। फिर आपका होगा गैस, जिसे क्या बोलते हैं भैया? गैस को तो गैस ही बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कैसे हम अंतर पहचानेंगे ठोस द्रव गैस में। तो देखो, सॉलिड में भार, सॉलिड यानी ठोस का भार, उसका आकार तथा तथा आयतन। देखो, वह पदार्थ जिसका भार, आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो, बदले ना, उसे क्या कहेंगे? उस पदार्थ को कहेंगे ठोस, सॉलिड। ठीक। अब आ जाओ द्रव्य में। द्रव्य ऐसा पदार्थ होगा जिसका भार और जिसका आयतन, भार और आयतन तो क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित, जैसे निश्चित को ये टिक कर दें। लेकिन इसका जो आकार होगा ना बेटा, आकार, वह क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। जैसे द्रव, जैसे आप पानी देखे हो, पानी को जिस भी बर्तन में आप रखो
वो उसी बर्तन का ही आकार ले लेगा। गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, जार में रखोगे तो जार का आकार लेगा, तालाब में पानी भरा है तो तालाब का आकार ले लेगा। यानी कि ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिसका भार आयतन क्या हो, निश्चित हो, लेकिन आकार उसका क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, द्रव या लिक्विड। गैस किसे कहेंगे बेटा, देखो गैस में सिर्फ भार ही एक ऐसा चीज है जो निश्चित रहेगा। उसके बाद की बात करें, जैसे आकार, गैस का आकार अनिश्चित रहेगा और आयतन भी, आयतन, इसका आयतन भी अनिश्चित रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, गैस को जिस बर्तन में रखेंगे आप या जिस भी सिलेंडर में भरेंगे, गैस पहली चीज उस बर्तन या उस सिलेंडर का आकार लेगा, दूसरी चीज उस बर्तन या उस सिलेंडर का जो भी आयतन होगा वही आयतन गैस का हो जाएगा। तो एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा दें, पदार्थ वह होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक, जिनको उठाने पे कुछ भार का अनुभव होगा, साथ ही साथ कुछ जगह घेरेंगे, वो उसे कहेंगे पदार्थ। ठोस, भार आकार आयतन निश्चित, द्रव भार आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित, गैस भार निश्चित लेकिन आकार और आयतन अनिश्चित। ये क्या कहलाते हैं आपके, ठोस द्रव गैस। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, अणु का। अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अणु क्या होते हैं बेटा, अणु भी पदार्थ का छोटा कण होता है जिसके अंदर भौतिक, जो भी पदार्थ का भौतिक गुण है उस अणु में मौजूद होगा, पदार्थ का जो भी रासायनिक गुण है वो भी उस अणु में मौजूद होगा, और अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यानी कि अगर हम अणु की बात करें, अणु की, तो इसमें पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, ठीक है भैया। अणुओं से मिलकर पदार्थ बना, अब पदार्थ में जो भी उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण होगा वही गुण अणु में भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो ये हो गई पहली। दूसरी चीज, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं भैया, रह सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, बचा कौन, परमाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं एटम्स की। देखो बच्चा लोग, यहां एल्युमिनियम और Cu मतलब कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर के एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना, इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लें परमाणु की। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु जानिएगा, वह छोटा कण जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन से हम अणु को अलग भी कर सकते हैं, मतलब अणु कह रहे हैं, परमाणु को अलग भी कर सकते हैं। तो वह छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे क्या बोलेंगे, हम पदार्थ का परमाणु बोलेंगे। ठीक, जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखिएगा, कभी भी परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, परमाणु कभी
भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा? कि देखिए, अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु जो है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये तो परमाणु की बात हो गई। अब बात कर लें यहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यानी कि परमाणु संरचना। देखो, वास्तव में परमाणु या एटम को देखेंगे अगर हम, तो इस तरह से नहीं दिखेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए हम परमाणु को एक संरचना, एक उसकी रचना करते हैं, वो कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, परमाणु में ये जो केंद्र है, केंद्र नजर आ रहा, इस केंद्र को कहते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, नाभिक में कौन कौन रहते हैं भैया? अभी बात करते हैं हम कि कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। जैसे परमाणु भी 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है, ये सभी लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन रहते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन। और कौन पाए जाते हैं भैया? और न्यूट्रॉन। ये कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। जैसे ये एल्युमिनियम का बेटा एटम दिखाया गया है, तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये क्या दिखाया गया है? इसका न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक दिखाया गया है। और यहाँ क्या क्या चीज होंगी? यहाँ एल्युमिनियम के प्रोटॉन भी होंगे और एल्युमिनियम के न्यूट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बाहर का सर्किल, इसे कहते हैं कक्षाएं या कक्षा, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट, कक्षा या ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो, किसी भी परमाणु में 3 एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं, मूल कण, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में, ठीक है ना। और जो थर्ड आपका पार्टिकल है जिसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एल्युमिनियम में ये यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा, ये पहली कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको हम अभी बताएंगे क्या नाम देते हैं। फिर यहाँ पास देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में घूम रहे हैं। यानी कि अगर कोई कहे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी निश्चित कक्षा में ही क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज की। जैसे बात कर लें प्रोटॉन की। प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन भी आपका मूल कण है, मूल कण है। पहली चीज, प्रोटॉन क्या है? मूल कण है। दूसरा, प्रोटॉन प्रोटॉन का आवेश। अभी बात करते हैं ये आवेश क्या चीज है। प्रोटॉन का आवेश धन 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलॉम होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन का क्या है? आवेश है। फिर बात करें कि प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो यह परमाणु
के नाभिक यानी कि केंद्र न्यूक्लियस में उपस्थित रहते हैं। एक और चीज जो सब इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि प्रोटॉन जो होंगे, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे यहां देखिए एग्जांपल, देखो बच्चा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गिन लो। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2, इस कक्षा में कितने हैं? 8 10 ये हो गए, और 1 2 3 13 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे अगर हम लिखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। अब कोई कहे कि इसके प्रोटॉन कितने होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या किसकी होगी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 13। लेकिन वो पाए कहाँ जाएंगे? वो पाए जाएंगे आपके कहाँ? नाभिक में। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर बात करते हैं बेटा, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, देखते हैं रदरफोर्ड कहाँ है। ये देखिए, दिख रहा? रदरफोर्ड कौन थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। एक्चुअली में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनोड रे, ठीक है ना, उसकी खोज की थी। लेकिन फिर भी श्रेय किसको दिया जाता है प्रोटॉन की खोज की? रदरफोर्ड को। ठीक है, ये हैं सर रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कहाँ गया? हाँ, अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान की, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन के मास की, क्या कहते हैं? मास। तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ये कितना ज़्यादा होता है बेटा? ये 1845 गुना, 1835 गुना ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें देखो। फिर से तुम्हें बेटा, अभी हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है आगे, है ना। हमें पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापन पढ़ना है, हमें पूरा मशीन पढ़ना है, पूरा पावर सिस्टम पढ़ना है, मतलब बहुत चीज़ें पढ़नी है। इसलिए हम परमाणु संरचना पे, अगर हम केमिस्ट्री के भी क्या कहते हैं स्टूडेंट होते तो हमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ता, पर यहाँ ऐसा नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि प्रोटॉन, पहला चीज ये बेटा मूल कण यानी कि एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फिर प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, चलो। फिर यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसकी खोज किसने की थी? अभी बताया, रदरफोर्ड ने किया था। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1845 गुना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा भारी होता है? 1845 गुना ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलिए प्रोटॉन के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए आगे हम देखेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल ई बना के उस पे ऐसे माइनस बना देंगे। उससे आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलो इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और जान लें। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भैया? इसका आवेश होता है ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। अब आप क्या देख रहे हैं भैया कि प्रोटॉन पे आवेश या प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश मैग्नीट्यूड परिमाण में क्या है? एक समान है। कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन पे जो आवेश है वो जो काम कर रहा है उसके विपरीत ही काम इलेक्ट्रॉन का आवेश कर रहा है। इसलिए अगर प्रोटॉन के आवेश को हम धनात्मक मानते हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं हम? ऋणात्मक। और एक चीज बेटा और ध्यान रखना पूरे बच्चे, कि नाभिक के कण जैसे कि कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक से बाहर नहीं निकलते हैं। सिर्फ एक ही कण है जो कि इधर उधर गति करता है, जिसकी वजह से वैद्युत धारा फ्लो होता है या प्रवाहित होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो एक ही कण है, वो है इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु से बाहर नहीं जाएंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। कौन बाहर जाएंगे, कौन बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो बात की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई कण परमाणु को छोड़ के बाहर निकल के भ्रमण कर रहा, गति कर रहा, तो वो सिर्फ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऋण ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज का वाहक, वाहक मीन्स कैरियर, कहा जाता है। इसका मतलब देखो बच्चा क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु ए पे बैठा है और इलेक्ट्रॉन यहां से भ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बिंदु बी पे, ए से कहां चला गया? बी पे। तो हम या तो ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ए से बी गया, या ये भी बोल सकते हैं कि ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम आवेश जो है वह बिंदु ए से कहां गया? बिंदु बी पे गया। वाहक समझ रहे हैं? जैसे हम लोग देखो क्या बोलते हैं, जो चूहा होता है ना, मूसक, वो किसका वाहक होता है? गणेश भगवान का। तो जहां जहां चूहा जाएगा उसके साथ साथ गणेश भगवान जाते हैं। उसी तरह जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब कि वह अपने साथ किसको लिए जा रहा? अपने साथ ऋण आवेश को लिए जा रहा है। और कितना ऋण आवेश? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कितना ऋण आवेश लेके चला? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर से, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया भैया? जे टॉमसन ने। इसका आवेश कितना होता है? ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज का कैरियर या वाहक कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत प्रवाह में सबसे बड़ा रोल या मेन रोल या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन की ही वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए इसको भी याद लिख लिया जाए। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए कभी भी प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी मीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। फिर से सुनिएगा, वैद्युत धारा प्रवाह के लिए सिर्फ एक ही कण, मूल कण जिम्मेदार है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से कभी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इन फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स मूल कण को की खोज कैसे याद रखना है। तो देखो बेटा, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ईटा ईटा पर नाचे। इसी से हम क्या करते थे, हम पता कर लेते थे कि जो भी मूल कण हैं उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। जैसे देखो, ईटा, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और टा टा मीन्स क्या हुआ, जे जे थॉमसन। ठीक है, और इंग्लिश में बेटा क्या लिखते हैं, थॉमसन। तो टी आने की वजह से देखो, ईटा, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन ने किया। पर कम में देखो जरा, पी का मतलब हुआ प्रोटॉन, और आर का मतलब हुआ आपका रदरफोर्ड। ठीक है, तो ईटा पर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मीन्स थॉमसन ने किया, पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना किया, रदरफोर्ड ने, और नाचे, नौ मीन्स, इसका मतलब देखो यहां बता दें, नाचे का मतलब क्या हुआ, नाचे में जो न है वो बता रहा न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की है चैडविक ने। किसने किया, चैडविक। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि किस मूल कण, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है और उसकी खोज किसने किया। ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चा, थर्ड आपका पार्टिकल हुआ, कौन बचा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, अब कौन बच रहा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, देखो आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, शब्द न्यूट्रल, यार ये तो न्यूट्रल आदमी है। ठीक है, तो न्यूट्रल नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा कण होगा जो जिस पे आवेश ही नहीं होगा, ना वो धनावेशित होगा ना ऋणावेशित होगा, उस पे आवेश क्या होगा, शून्य, यानी कि न्यूट्रल है। तो ऐसे कण को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो पहली चीज, इसकी खोज, इसकी खोज कौन किया भैया, इसकी खोज किया है, अभी मैंने बताया, चैडविक। कौन थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। अब न्यूट्रॉन के बारे में और चीजें जानिए। पहला, इस पर इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन कण है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, उदासीन कण है, पहली बात याद रखिएगा। फिर परमाणु में ये कहाँ उपस्थित होते हैं भैया, तो परमाणु में यह नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक यानी केंद्र में उपस्थित होते हैं। और अगर कोई कहे भैया कि इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के, ध्यान रखिए, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के
बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग आप बोल सकते हैं कि बराबर होगा। भाई इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि क्या होता है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है ना, इसको सही करके मिलते हैं 2 मिनट में। चलो बच्चा लोग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से क्लास को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, डिस्टर्ब हो गए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करिए, ठीक है। चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे मिलकर बनता है, अणु से, अणु किससे बनते हैं, अणु मिलकर बनते हैं परमाणु से। और अब बात करते हैं, जब परमाणु को खंगाला गया तो हमने देखा कि परमाणु भी 3 मूल कण से मिलकर बने हैं। कौन कौन से 3 मूल कण हैं, वो हैं, पहला प्रोटॉन, जो कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। दूसरा न्यूट्रॉन, वो भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। और जो सबसे महत्वपूर्ण कण है, जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इस वक्त चल रही है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, कक्षाओं में। अब इन्हीं कक्षाओं को क्या नाम दिया जाता है, और इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इनके बारे में बस थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, ठीक है ना। आपको बस ज़्यादा जान नहीं चाहिए, थोड़ा ही सा चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां देखिए, ये है आपका गोल्ड, सोने का गोल्ड का परमाणु संरचना, ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो सर्कल, ये जो वृत्त दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये नाभिक है। लेकिन इसके बाहर, इसके बाद देखिए, ये जो कक्षा है, ये जो है गोल गोल जो दिख रहा, इन्हें कहते हैं ऑर्बिट या कक्षाएं, ठीक है। इनका क्या नाम होता है और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसकी बात देखते हैं आगे। चलो भैया, तो उसे हम बोलते हैं परमाणु संरचना के नियम, या लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो लिख देते हैं लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो इसका ये क्या कहना चाह रहा, पहली चीज तो एक चीज देखिएगा, समानता, सामान्यता, जनरली मतलब समानता, परमाणु उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, आपने तो बताया था कि सर परमाणु के अंदर धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, तो ये कैसे उदासीन हो गया। इसलिए बेटा ये उदासीन हो गया क्योंकि
परमाणु के केंद्र में जितना धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, अभी बताया था। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? नाभिक में। तो हमने क्या देखा कि जितनी संख्या किसकी? प्रोटॉन की होगी, उतनी ही संख्या किसकी है? उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश, तो जितनी मात्रा बेटा धन आवेश की होगी परमाणु के अंदर। अब आखिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं? वो रहते तो परमाणु के अंदर ही है ना। हाँ, नाभिक से बाहर, लेकिन परमाणु के अंदर कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन परमाणु तो बाहर तो जा नहीं रहा है तो परमाणु के अंदर ही। तो जितना परमाणु के अंदर धन आवेश होगा उतना ही परमाणु के अंदर क्या होगा? ऋण आवेश। धन आवेश का कारण कौन है? प्रोटॉन। ऋण आवेश का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इसलिए अगर धन आवेश जितनी मात्रा में है, अगर उतनी ही मात्रा में किसी भी वस्तु में ऋण आवेश हो तो वस्तु क्या हो जाएगी? विद्युत उदासीन, यानी कि आवेश रहित रहेगी। तो पहला चीज याद रखिएगा कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन, या परमाणु का चार्ज समानता क्या होता है? शून्य होता है। चलिए सेकेंड देखिएगा, परमाणु के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन निश्चित निश्चित यानी कि निश्चित कक्षा, कक्षा मतलब ऑर्बिट, निश्चित कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा जरा कक्षा की। तो जरा देखो, पहले नाभिक बनाए परमाणु की। ये मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के परमाणु का हम स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। तो ये इसका हो गया नाभिक। अब बात करते हैं इसके कक्षाओं की। तो देखो, एक कक्षा ये बनाया, एक और दो, ठीक है। कक्षाओं के नाम क्या होंगे भैया? पहला कक्षा होगा आपका, इसको बोलेंगे के, दूसरी कक्षा को एम, ऐसे ही तीसरी को एन, के एम एन एल ओ पी क्यू आर एस। के से स्टार्ट करना है और ए बी सी डी पढ़े ही है ना। तो पहली कक्षा के से, दूसरी कक्षा एम से, तीसरी कक्षा एन से, ऐसे ही हम कक्षाओं को नाम करते हैं। चलिए, अगर ये ऑक्सीजन का है, किसका भैया? ऑक्सीजन का क्या है? परमाणु है। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? पहली चीज, परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा यानी कि ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चले गए। अब बचे कितने? 6। 6 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? दूसरी कक्षा में। 5 और ये हो गया 6। तो ये इलेक्ट्रॉन जो भी रास्ता को फॉलो कर रहे हैं, जो भी पाथ में भ्रमण कर रहे हैं, वह पाथ क्या है? नाभिक के बाहर है, पहली चीज। और इसी पाथ को बोलते हैं, इसी रास्ते को बोलते हैं कक्षा, ऑर्बिट। तो ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ऐसे ही तीसरा ऑर्बिट। मान लीजिए अभी ऑक्सीजन को हटा देते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए, और मान लेते हैं कोई परमाणु है किसी तत्व का जिसमें कितनी कक्षाएं आपको नजर आ रही हैं? 4 कक्षाएं आ रही नजर। इनको नाम देखो, पहला, दूसरा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, ठीक है। और भी हो सकती हैं, उसमें परेशान नहीं होना है। अब देखो, पहली कक्षा क्या नाम देंगे? के, दूसरी को एम, तीसरी को एन, चौथी को ओ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं पहली कक्षा के एम, के एल, अच्छा हाँ एल होगा ना। चलो बच्चा लोग
KLMN ऐसे होता ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ABCD भूल गया ना। LMN। तो पहली कक्षा जो है वो क्या है, K से बोलेंगे। दूसरी कक्षा को क्या नाम देंगे, L। तीसरी कक्षा को भैया क्या नाम देंगे, M। और चौथी कक्षा क्या बोली जाएगी, N। तो हमने आपको शुरुआत के 4 कक्षाओं के नाम बता दिए। कहाँ से शुरुआत करना है, K से। K से ABCD पढ़ते चले जाओ। पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M, चौथी कक्षा N, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ याद रखिएगा, पहले 4 कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी उसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं, पहली 4 कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट, पहली 4 कक्षाओं या ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चा, ये होता है 2n स्क्वायर। n यहां है कक्षा संख्या, ऑर्बिट नंबर, n है कक्षा संख्या। अभी मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है, कक्षा संख्या। ठीक है, तो पहली 4 कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्या, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है कक्षाओं की संख्या। जैसे देखो पहली कक्षा जिसे k बोल रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पहली कक्षा के लिए n का मान कितना होगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया जाए, यहां समझो। देखो पहली कक्षा के लिए n क्या है, 1। ठीक, तो n 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जरा सोच के बताइए। पहली कक्षा में n 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, 1 बराबर 2। ठीक, दूसरी कक्षा जिसे L बोल रहे हैं, कक्षा का नाम क्या है, L। अच्छा दूसरी कक्षा है तो n क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, फॉर्मूले में रख लो, कितना आ गया भैया, 8। तीसरी कक्षा की बात करें तो n कितना होगा, 3, और 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 9 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही चौथी कक्षा 4, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और 4 की पावर 2, यानी कि 16 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 32। याद रखिएगा ये सिर्फ ये फॉर्मूला किसके लिए भैया वैलिड है, ये फॉर्मूला सिर्फ शुरुआत के 4 कक्षाएं यानी कि KLMN के लिए वैलिड है। आगे की कक्षाओं के लिए कैसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी बातें करेंगे अभी थोड़ी देर में। इतनी बातें समझ में आई आप लोग को, चलिए अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक, जिसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो किसी भी पदार्थ या किसी भी कह लीजिए तत्व में उसके परमाणु, किसी एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। उस एटम का क्या बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या ध्यान रखिएगा प्रोटॉन, ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ देना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों जोड़ दिया, नहीं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है भैया, परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर कहलाता है, क्रमांक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक दिया एग्जाम्पल किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। और जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो ऑक्सीजन का कोई कहे कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बताएंगे बेटा? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होगा? 8। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम, तो जरा सोच के बताइए कि सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स? याद है कि भूल गए? ठीक है, सोचो कितना होता है, पढ़ चुके हो सब। सोडियम बेटा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 11। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा बच्चा 11। ठीक है। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्याओं में तो बराबर होते हैं। अब चाहे तो आपके दिमाग में बैठा लो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, या जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा? एटॉमिक नंबर की। अब बात किसका किया जाए? अब बात करते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एटॉमिक वेट। देखो परमाणु भार क्या होता है? नाभिक में उपस्थित, नाभिक में कौन उपस्थित होता है बताओ जरा? भाई इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में रहते हैं, नाभिक केंद्र में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, जोड़ने में कुछ आएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? परमाणु भार। ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, नाभिक या केंद्र में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग, इसका मतलब समझा रहे हैं अभी, का योग क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, परमाणु भार कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें बेटा सोडियम का ही, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े सोडियम। देखो सोडियम, सोडियम में क्या है कि प्रोटॉन सोडियम में पाया जाता है 11, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या होती है सोडियम में 12। प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 12। तो प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, जोड़ो, यही क्या आएगा? परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट आएगा। ठीक है। तो देखो परमाणु की संख्या कितनी है? 11 धन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। ये कितना आएगा भैया? 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हुआ? 23। ठीक है। एक इसी पे आधारित एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं और उसको आप ही सोचिएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप लोग। जैसे कॉपर यानी कि तांबा, तांबा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 29। ठीक है। या ऐसे कह लो कि तांबे, कॉपर का परमाणु परमाणु क्रमांक, कॉपर का परमाणु क्रमांक है भैया 29। ठीक है। और ये कह रहा है कि जो परमाणु भार है यानी कि एटॉमिक वेट, परमाणु जो भार है वो कितना है? 64। अब आपसे पूछ रहा है कि कॉपर में कितने न्यूट्रॉन होंगे? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताएं कितनी होगी? अच्छा एक चीज और बच्चा लोग देखिए,
हम 2-3 लेक्चर पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना में जैसे आज हमने क्या पढ़ा भाई, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस, ये पढ़ा, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि भैया परमाणु क्या होता है, परमाणु में जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कौन इसकी खोज किया, कितना आवेश होता है, कितना भार होता है, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है। ठीक है, फिर कुछ हमने नियम पढ़ा, कक्षाओं के नाम जाने, फिर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर पढ़ा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए, ये सारी चीज़ें तो हम हाई स्कूल इंटर से भी पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं या क्या सवाल पूछे गए हैं वो करना। तो ध्यान रखिएगा, हर दूसरे 2-3 दिन के कॉन्सेप्ट लेक्चर के बाद, कॉन्सेप्ट लेक्चर का मतलब कुछ चीज़ें आपको बताने के बाद, हर तीसरी या चौथी क्लास आपकी रहेगी वो क्लास जिसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं, अभी जैसे मान लो 3 दिन मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, अब इस 3 दिन पे आधारित जितने भी सवाल आपसे TG2 या में, चाहे यूपी PCL हो या यूपी RVN हो या मेट्रो हो, कहीं भी क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रीशियन में आया हुआ है, वो सवाल आप लोग को यहाँ कराऊंगा, ठीक है ना। तो परेशान ना होइए, हाँ बस इत्मीनान से पढ़ते जाइए। तो देखो बेटा, कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29, और परमाणु भार कितना है, 64। परमाणु क्रमांक 29 का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी भाई, जाहिर सी बात है, परमाणु क्रमांक अगर 29 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, 29। अच्छा, परमाणु भार 64 है, परमाणु भार 64 का मतलब प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन को थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल N बोल रहा हूं, संख्या, यही तो बात हुई 64। ठीक, तो देखो जरा, प्रोटॉन की संख्या पता है बेटा कितनी है, तो 64 बराबर प्रोटॉन की संख्या है 29 धन न्यूट्रॉन की संख्या, ये किया जा सकता है। तो यहां से देखो आपसे क्या पूछा गया, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें घटा लीजिए, 64 माइनस 29 कितना आएगा, 35। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको किस पे आधारित पूछा जाएगा, छोटे छोटे सवाल आपके जैसे परमाणु भार हो गया, ठीक है, परमाणु भार पे आधारित, परमाणु क्रमांक पे आधारित, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग, आजकल ये लेक्चर अभी इतना करते हैं, इसके आगे जो बातें होंगी वो अगली क्लास में होगी, ठीक है। आप पढ़ाई को धैर्य बनाते हुए और इत्मीनान से, शांति से पढ़िए, सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी। धन्यवाद।